ओके, तो डे 3 अभी कंटिन्यू रहता है। राघव बाबा के पास बैठा हुआ रहता है। तभी बाबा और राघव शॉक होते हैं जब गांव में एक ही साथ एंट्री होती है। काफी सारे हाथी घोड़े और लोग वहां पर ड्रम वगैरह लेकर आते हैं और रेमू भी दौड़ कर आता है और कहता है कि राघव तुम्हें प्रधान जी ने बुलाया है। राघव भी घबरा रहता है क्योंकि इतनी सारी कहानियां भाई सुना रहता है और जो कांड इसने कल का किया रहता है उससे भी कि क्या बात किस लिए बुलाया रहता है। तो रेमू से पूछता है राघव कि क्या बात है, किस लिए बुलाया है, तुम्हें तो पता होगा। तो रेमू कुछ नहीं बताता है, कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम्हें बुलाया है। अच्छा ये बताओ तुम किस जात के हो। तो रेमू कहता है कि मैं छोटे कास्ट का हूँ लेकिन प्रधान जी ने मुझे अडॉप्ट किया था। तो कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा। रेमू कहता है कि मेरे मम्मी पापा को वो फीमेल घोस्ट ने, जो फीमेल स्पिरिट होती है, उसने मार दिया होता है और तब से प्रधान मुझे यहाँ पर अडॉप्ट करके रख रही है। तो राघव को लगता है कि क्या स्मूथली बेवकूफ़ बनाया गया है बिना सच्चाई बताए हुए। उसके बाद पहुंचता है प्रधान घर पे तो काफ़ी वहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है और हाथी घोड़े और सब कुछ वहाँ पर होते हैं क्योंकि कल पूजा आने वाला रहता है। प्रधान के घर में ये एंटर करता है और सारे घर के लोग वहाँ पर इंक्लूडिंग प्रधान वहाँ पर होती है और इसको देख रही होती है। प्रधान के आमने सामने ये होता है। अब हम चलेंगे फ्लैश बैक पे, आनी जाएगी 1600 ईस्वी में और ये गाँव के पास्ट को दिखाएगी कि उस समय क्या घटनाएं हो रही थी, पूरा ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा था और कैसे ये अपना फ्यूचर को अफेक्ट करता है पास्ट। ऑलराइट, तो कहानी 1605 में जाती है और इस गांव पर राज कर रहे थे राजा वीर बहादुर सिंह। और राजा वीर बहादुर सिंह का एक भाई भी था जिसका नाम था हर्षवर्धन। उस समय पूरा भारत मुगल्स के कंट्रोल में था। मुगल्स ने ही पूरे भारत पर एक एक्ट लाया था जिसका नाम था चकबंदी। चकबंदी के तहत कि अगर तुम्हारा ज़मीन इधर से उधर अगर स्कैटर्ड है, इधर उधर फैला हुआ है, तो वो क्या होगा कि वो ज़मीन को उन लोग एक जगह पे शिफ्ट कर देंगे और फिर तुम वहीं पे अपना जो भी कल्टीवेशन वगैरह हो वो करोगे। इसका गंदा असर पड़ता है ब्रह्मपुर के पंडित फैमिली पर। उस समय जो पंडित फैमिली होती है उसको लीड कर रहे थे 3 भाई, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम होता है शिवनाथ और उनकी पत्नी का नाम होता है मीरा और उनके जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है आर्यन और जो उनसे छोटे भाई होते हैं उनका नाम होता है केशवनाथ, जिनकी वाइफ का नाम होता है रूमी और उनके जो बच्चे होते हैं उनका नाम होता है भैरव। और जो सबसे छोटे भाई होते हैं उनकी शादी नहीं हुई रहती है, उनका नाम होता है शैलेशनाथ। ठीक, तो उस समय ये तीनों लोग ये घर को चला रहे थे। जब ये एक्ट आता है चकबंदी का, गाँव में सबसे ज़्यादा ज़मीन पंडितों के पास थी, लगभग 360 बीघा, और वो इधर उधर फैली हुई थी। लेकिन ये एक्ट के आने के बाद ज़मीन को एक जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। बुरा हालत होता है कि इनको भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग गांव में जाना पड़ता है। इन सब के बीच में मीरा जो शिवनाथ की पत्नी थी वीर बहादुर सिंह के पास जाने लगती हैं जस्ट फॉर सीक ऑफ सेक्सुअल प्लेजेस। फिर क्या होता है ना, जो मीरा होती है और वीर बहादुर होते हैं एक टाइम पे जब साथ में होते हैं रूम में, मीरा जो होती है वो वीर बहादुर सिंह को प्लान समझाती है अपना। जब वीर बहादुर सिंह इसको प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, तो जब ये अपना प्लान समझाते हैं उस प्लान के मुताबिक ये था कि पंडितों पर और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए जाएं, क्योंकि अभी भी उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थीं। भले ही पावर सिंह लोग के पास था पर ज़मीनें अभी भी पंडितों के पास थी। ज़मीन को हड़पने के लिए और फिर सत्ता में और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए मीरा क्या करती है कि अपने ही फैमिली को धोखा देती है। वैसे तो पहले से भी धोखा दे रही थी लेकिन अब ये इसका लालच और बढ़ जाता है और ये प्लान अपना जब बताती है कि टैक्सेस बढ़ा दे तो ये वीर बहादुर सिंह को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वीर बहादुर सिंह क्या करते हैं कि बिल पास करा देते हैं बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनसे, और ब्रह्मपुर में जो पंडित होते हैं उन पर और ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं। इस चीज़ का और गंदा असर पड़ता है उनके ऊपर। माइनॉरिटीज़ थे, ST SC वगैरह, तो उन पर भी थोड़े थोड़े टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब मीरा घर में से बाहर निकलती है वीर बहादुर सिंह के, तब ये हर्षवर्धन ये बात को सुन लेता है और मीरा को पकड़ के और ऊपर वाले रूम में लेकर चला जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मीरा उसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करती है पर वो मानता नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उसको ये इतनी शॉकिंग बात बोलती है कि हर्षवर्धन रुक जाता है। कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम अपने भाई को पहले मार दो। और इतना सुनने के बाद हर्षवर्धन इसका गला पकड़ता है और टांग देता है। लेकिन इसको भी धीरे धीरे समझ में आता है कि बात तो ये सही कह रही है। उसको उसका गला छोड़ देता है
और प्लान इन लोग करते हैं उसको कैसे मारना है, अपने ही भाई को, और इस गांव पर कैसे राज करना है। एक रोज़ क्या होता है कि जब मीरा और उसके घर वाले तीनों भाई रात को बैठे होते हैं, रूमी भी वहीं पर होती है और दोनों बच्चे भी होते हैं। इन लोग बैठ के खाने का वेट कर रहे थे और रूमी खाना पका रही होती है। तभी गांव में हल्ला सुनाई देता है और एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि जो राजा हैं उन पर हमला हो गया है, उनके भाई नहीं किया है। ये दौड़ते हैं तीनों पंडित, वो देखते हैं कि हर्षवर्धन अपने ही भाई का जो गला होता है वो काट के और सबके सामने फेंक देता है। ऐसे ही रात को ही क्राउड गैदर होती है गांव की और वहीं पर अपने आप को राजा घोषित कर देता है। जो बिल राजा वीर बहादुर ने यहाँ पे पास कराया था पंडितों के खिलाफ, वो बिल को क्या कर देता है कि पंडितों को दे देता है और कह देता है कि आज के बाद तुमको 50% एक्स्ट्रा टैक्स भरने पड़ेंगे। ये दोनों मास्टर स्ट्रोक खेलता है, अपने भाई को भी मरवा देता है और पंडितों को भी टैक्सेस में फंसा देता है। मीरा देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अगले दिन से ही ये जाना शुरू कर देती है हर्षवर्धन के पास। ये बात भैरव होता है, उसको पता चल जाता है, इसके पीछे लग जाता है। जो बड़ी माँ है वो कहाँ जा रही है, तो इन्वेस्टिगेट करता रहता है ये डिटेक्टिव बन के, को रंगे हाथों पकड़ लेता है, पर वो किसी को बताता नहीं है। बाद में वो आर्यन को बताता है। आर्यन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसको शास्त्र के और काफ़ी मंत्र आते रहते हैं, उसको आगे का फ्यूचर का भी ग्लिम्स दिखता रहता है कि इसको इनफैक्ट ये भी पता रहता है कि कौन किस समय मरेगा और कितने लोगों का अगला जन्म होगा। एक रोज क्या होता है कि भैरव आता है, आर्यन को सारा सच बता देता है मीरा के बारे में, यानी उसकी माँ के बारे में। जो आर्यन होता है वो कहता है कि ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैं घर ना उजड़ जाए इसके लिए मैं चुप था। वैसे भी गांव में कुछ समय बाद काफ़ी ज़्यादा मार काट होने वाला है, वायलेंस होने वाला है और इसमें मेजॉरिटी लोग मारे जाएंगे। तो भैरव डर जाता है, कहता है कि क्या हम लोग बचेंगे? तो आर्यन कहता है कि मैं ये बात को अगर कह दूंगा तो वो चीज़ होगी नहीं, और इसको बस एक ही चीज़ बताता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा। अब कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताता है। कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है 2018 में। राघव प्रधान के घर पर पहुंच कर रहता है और सब लोग राघव का वेट कर रहे होते हैं। रेमू लेकर उसको आता है। प्रधान उसको कहती है कि कल तुमने मिट्टी वहाँ से चुराया था, उस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी तो नहीं दे रही हूँ, पर ये तुम्हारा आखिरी बार होगा जब तुम गलती करोगे यहाँ पर। सुनने के बाद राघव और थोड़ा सा डर जाता है, उसके पैर पर गिरने लगता है। उसको फिर उसके लोग हटा देते हैं वहाँ से और कहते हैं कि खाना वाना खाकर तो यहाँ से निकलना तुम। फिर प्रधान उसको कहती है कि कल पूजा होने वाला है और चुपचाप अपने दोस्तों के साथ तू आ जाना, और जैसे ही तुम्हारा काम होगा तुम निकल जाना यहाँ से। राघव इतना सुनता है और चुपचाप खाना खाते हैं वहाँ से, और फिर प्रधान के गेस्ट हाउस में ये निकल जाता है। प्रधान के गेस्ट हाउस में जब ये जाता है, शिव और कार्तिक वहाँ पर होते हैं और वो काफ़ी भूख से तड़फा रहे होते हैं, लेकिन किसी को बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि राघव ने मना किया रहता है। तो राघव नीचे जाता है और 2 प्लेट और लेकर जाता है। ये चीज़ रेमू और प्रधान की लड़की देखती है, शौक होते हैं कि किसके लिए खाना लेकर जा रहा है, ये अभी तो खाया, 2 प्लेट और लेकर जा रहा है। वो टोकते नहीं है, कहते हैं कि भाई ठीक है खा लो। नेक्स्ट मॉर्निंग डे 4, जो भी हाथी घोड़े थे लाइन में लग जाते हैं और जो उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं उसको लाइन में लगाते हैं वहाँ पे, और ड्रम बीट्स चालू हो जाती हैं। इनकी नींद खुलती है राघव की और इनके दोस्त की। तो राघव नीचे जाता है देखने के लिए, तो प्रधान उसको कहती है नहाना वगैरह नहीं, वहीं पर तुमको नहलाया जाएगा और वहीं पर तुम्हारा पूजा स्टार्ट होगा। फिर ये जो रैली होती है ब्रह्मस्थल की ओर आगे बढ़ती है। पीछे से सारे हाथी घोड़े और सब लोग आ रहे होते हैं। का एक रूल होता है कि प्रधान बीच रास्ते में किसी से बोलेगी भी नहीं, मौन अपना नहीं तोड़ेगी और बीच में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। उसके सेफ्टी के लिए लोग आसपास रहते हैं, ठीक है। फिर ये रैली स्टार्ट हो जाती है और ब्रह्मस्थल की ओर जाने लगती है। फिर अब ये कहानी आती है फ्लैशबैक में 1600 ईस्वी में। अब जो आर्यन होता है वो भैरव को बताता है ये सब के बारे में, और भैरव वो सब पूछा रहता है बात। भैरव होता है वो काफ़ी डर गया रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो आर्यन कहता है कि हम होनी को नहीं टाल सकते और जो होने वाला होगा वो होगा। भैरव को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो दिन आज ही होता है। जो सबसे छोटा भाई होता है वो पंडित में से, वो दौड़ कर आता है घर में, जिसे हाथ वगैरह कटे होते हैं और शरीर पर भी काफ़ी सारे घाव होते हैं। तो वो कहता है कि जो राजा हर्षवर्धन है उसने हमला बोल दिया है, ये जो छोटे कास्ट वालों के
प्रति, क्योंकि कल रात को उन्होंने उस पर हमला किया था जो टैक्सेस के वजह से जो भी डिस्प्यूट्स हुए थे। उसको लग रहा है कि पंडितों ने ही हमला कराया है उस पर। ये मिसअंडरस्टैंडिंग में इनके ऊपर आता है अपनी ट्रूप्स को लेकर। साइड में से ही जो छोटे कास्ट वाले होते हैं वो भी आते हैं, और जो मीरा होती है ना वो काफ़ी बला की खूबसूरत होती है। उसके पीछे गांव के लगभग सारे इंसान उसके पीछे पड़े ही होते हैं। ये सब जब झगड़ा स्टार्ट होता है और पंडित वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। जो मीरा होती है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, परिवार के सामने ही करते हैं। जो मीरा के बच्चे होते हैं और मीरा का जो पति होता है और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और हर्षवर्धन को भी बंदी बना लेते हैं छोटे कास्ट वाले। मतलब पूरे ही गाँव में सबके सामने मीरा के साथ दुष्कर्म करते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता है। और मीरा को फिर ये सब करके और जिंदा जला देते हैं, क्योंकि रूमर्स तो फैल रहे थे कि यही ये सब करवाई है हर्षवर्धन के साथ मिलके। हर्षवर्धन को क्या किया जाता है कि हर्षवर्धन का गला काट के और फिर फेंक दिया जाता है। पंडित क्या करते हैं कि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शिवनाथ होते हैं, जो सबसे बड़े वाले इनमें से भाई होते हैं इनके, वो इमोशनली उनका ब्रेकडाउन हो गया रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये टूट गए होते हैं। और फिर जो ये करते हैं देख के पूरा गांव कांपने लगता है, और तब से कहा जाता है कि गांव में वो ब्रह्म बनकर और उनका पूजा ये गांव के लोग को करना पड़ता है। ऐसा क्या करते हैं मैं बताऊंगा। पहले हम आते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में। रैली वहाँ तक पहुँच गई रहती है, जो रथ होते हैं साथ ब्रह्मस्थल तक पहुँच गया रहता है। फोकलोर्स के गाने होते हैं वो भी गाए जाते हैं, मंत्र चैंट्स वगैरह भी बोले जाते हैं। जो भी नृत्य होता है ब्रह्म बाबा को इम्प्रेस करने के लिए सारा प्रक्रिया चलता रहता है। प्रधान होती है वो रुद्र अभिषेक अब कराने लगती है अपना। जब तक कंप्लीट होता है तब तक हम चलते हैं फ्लैशबैक में। जो तीनों भाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं और काफ़ी इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, क्योंकि उनके ही सामने जो मीरा को इन लोग गंदा तरीक़ा से मार दिए होते हैं। शिवनाथ होते हैं वो अपना पेनिस काट के और टेस्टिस काट के सामने फेंक देते हैं, और इनके छोटे भाई होते हैं वो अपना दोनों लोग गला काट लेते हैं, और दोनों इनके बेटे सामने देख रहे होते हैं, आर्यन और भैरव। श्राप देते हैं इस गांव के लोगों को। ये तीनों पंडित मिलकर सिंह को पहले श्राप देते हैं। सिंह लोग का यही रहता है कि आने वाले जनरेशन्स तुमको, जैसे तुम लोगों ने हम पर राज किया है वैसे हम राज करेंगे यहाँ पर। और फिर दूसरा श्राप देते हैं इन लोग अपने ही जनरेशन को, क्योंकि इन लोगों ने भी इनको धोखा दिया रहता है, इनकी पत्नी ने ही इसको धोखा दिया रहता है। श्राप देते हैं कि जब तक कोई भी हमारे जनरेशन से अपनी बलि नहीं देगा हम ये गांव को छोड़ेंगे नहीं, और यहीं पर एक गांव को बांध के रखेंगे। तीसरा जो कर्स होता है वो छोटे कास्ट वालों को देते हैं, भविष्य में राजपूत और ब्राह्मणों द्वारा राज किए जाओगे। ये श्राप देने के बाद इन लोग मर जाते हैं, और इन तीनों का स्पिरिट जो होता है वो यूनाइट होता है और एक जगह आता है, और बड़े वाले ब्रह्म जी होते हैं बनते हैं। तो ये बैक स्टोरी होती है बड़े वाले ब्रह्म जी का। और जो इनके दोनों जो बच्चे होते हैं वो वहाँ से भागते हैं, और जो नदी होती है गांव के पास की वहाँ पर नाव पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। और जो भैरव होता है वो आर्यन से पूछता है कि हमारा पुनर्जन्म कब होगा, तो आर्यन कुछ बताता नहीं है। एक ही बात बोलता है कि हम लड़ते हैं, हम मरते हैं और हम भूलते नहीं। ये बोलने के बाद वहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। कहानी फिर से वापस आती है प्रेजेंट में। रुद्र अभिषेक जो होता है वो ख़त्म हो गया रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो राघव होता है उसका ब्लड डोनेशन। इसके बाद जो होता है जो पूरा ही अभी तक का प्लॉट चेंज कर देगा। राघव को नहलाने के लिए कपड़ा उतारने के लिए बोला जाता है, और राघव जैसे ही कपड़ा उतारता है सारे लोग पीछे हट जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रधान। सारा डर जाती है, और जो भी प्रधान के आदमी होते हैं वो भाला वाला लेकर उसको घेर लेते हैं एकदम घेरे में, और बीच में प्रधान और राघव होते हैं, और जो प्रधान के आदमी होते हैं उसको घेरते हैं, और बाहर से सिंह लोग घेर लेते हैं। ये होने के बाद क्या हुआ रहता है, तो कैमरा जाता है पास में और जो दिखता है, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है सेकंड।